अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। चले भी सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। लिखें सवाल। है जी? नहीं नहीं नहीं, वो जब सवाल में जरूरत आएगी तो लिखवाऊंगा। ये जो पिछली क्लास में 2 शाखें बनाई थी, उसके बाद कुछ 4-5 लाइनों की जगह खाली रखिएगा। कुछ देर बाद एग्जाम नोट आएगा, तो वो 4-5-6 लाइनें खाली छोड़ के अब आगे सवाल लिखें। गुड्स वर सोल्ड, goods were sold for $50,000. Goods were sold for $50,000 on credit on 1st April 2025. अमाउंट, अगला सेंटेंस है 40% अमाउंट वॉज सेटल्ड। है जी? डेट बताइए 1 अप्रैल 2025। दोबारा बता रहा हूं, गुड्स वर सोल्ड फॉर $50,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल 2025। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखवा रहा हूं, 40% अमाउंट वॉज सेटल्ड ऑन 31 मई and remaining 60% was settled. 60% was settled on 31st July 25. जी जी 31st जुलाई जी जी 25. Exchange rates were as follows. डेट्स बताइएगा, क्या क्या बताई मैंने? 1 अप्रैल, 31 मई 25, 30 जून 25 और 31 जुलाई 25। हाँ भाई, कितने रुपए का डॉलर कर लें? चल एक एक करके चलते हैं। हाँ भाई 250, चलो 250। 31 नूर, 31 में कितने का डॉलर कर लें? इतने में तो रेट और बढ़ जाएगा यार। 260 चलो। हाँ भी 30 जून 270, कोई गिरा भी ले। 268 चले। रिक्वायर्ड है मुझसे ऑल जर्नल एंट्रीज, ऑल जर्नल एंट्रीज। अब तो बहुत देर कर दिया आपने आने में, अब तो कर दिया मैंने, अब तो अब नहीं, अगली दफा से। अरे ऐसे ही लिखा ना यार, इतना हो भी सकता है। खैर रेट 2 जंग लग जाए, रेट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, वो तो। मुझसे रिक्वायर्ड है ऑल जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट अप्रैल 25 डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है तो जिस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी पहले तो उस दिन वाला रेट लगेगा। $50,000 into
250 जी, चले थाउजेंड्स बता दे, थाउजेंड्स बता दे जी। 12500। ये हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। इनिशियल तो हो गई रिकॉर्ड, अब इसमें कोई एसेट लायबिलिटी इन्वॉल्व हो गया, डेटर। तो अब डेटर के साथ ऑनवर्ड्स जो अभी पिछले दो बोर्ड्स पे लिखा था, एक तो 31 मई को जब डेटर सेटल होगा तो इस पे एक्सचेंज गेन लॉस अराइज होगा। 31 मई कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। डेटर्स कितने से क्रेडिट? अच्छा, डेटर्स पे नया एक्सचेंज रेट हर रोज नहीं लगाना, कब लगाना है? बस ईयर एंड पे, सेटलमेंट पे भी नहीं। देखें, एक था पिछला बोर्ड जिसमें मैंने एक्सचेंज गेन लॉस लिखे थे, एक उससे पिछला बोर्ड था जहां पर मैंने कहा था कि मॉनेटरी आइटम को हर ईयर एंड पे रीट्रांसलेट करना है। पिछले बोर्ड पे एक्सचेंज गेन लॉस की बात की थी, और ये जो एक्सचेंज गेन लॉस, सही बोल रहा हूं? अजीब लग रहा है मुझे। एक्सचेंज पहले क्या कर रहा था? अच्छा, जो गेन लॉस है, चलो गेन लॉस, तो जो गेन लॉस है उसमें मैंने सेटलमेंट का जिक्र लिखा है, उससे पिछले वाले पे मैंने सेटलमेंट का कोई जिक्र नहीं लिखा। यानी मॉनेटरी आइटम्स को अपडेट सिर्फ ईयर एंड पे करना है, सेटलमेंट के टाइम पे नहीं करना। तो 31 मई को डेटर्स को अपडेट करना है? नहीं। इनमें से 40% सेटल हो गए, तो 12,500 ही को 40% कर लें, बेशक 5,000। लेकिन कैश तो अब मिल रहा है, कैश कितने से डेबिट होगा? कैश मिल कितना रहा है? $50,000 में से कितना हो गया? $20,000। कैश तो अब आ रहा है, तो जब अब आ रहा है तो कैश हमारे हाथ में ये 260 वाला आएगा। तो मॉनेटरी आइटम की सेटलमेंट पे गेन लॉस आ गया। गेन के लॉस, गेन है ना, पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो ये जाएगा P&L में। अपडेट तो डेटर को तो अपडेट नहीं कर रहा, सेटलमेंट में गेन लॉस आ रहा है। अब आगे ईयर एंड आ गया, बीच में ईयर एंड आ गया, तो जो डेटर अभी भी डेटर ही है उसको करेंगे री ट्रांसलेट। कितने डॉलर डेटर रहता है? $30,000 अभी रहते हैं, तो उस 30,000 को हमने करना है अपडेट। जब पहले डेटर रिकॉर्डेड है, देखिए ये गया, अब बात हो रही है बाकी बचे हुए की, तो वो जो बाकी बचा हुआ है वो पहले बुक्स में किस रेट पे आ रहा है? 250। और अब ईयर एंड पर तो डेटर है, डेटर डॉलर महंगा हो रहा है, फायदा है कि नुकसान? फायदा है, 15 रुपए का फायदा, 25 रुपए का। तो ये जो डेटर्स हैं इनको हम बढ़ा देंगे $30,000 इंटू 25। $30,000 रहते हैं ना, उनकी बात हो रही है, तो डॉलर 25 रुपीज महंगा हो गया, तो ये गेन वाली बात है। कितना? 750, और ये P&L में जाएगा। तो ये पिछले बोर्ड वाली बात और ये उससे पिछले बोर्ड वाली बात। हर साल के एंड पे मॉनेटरी आइटम को अपडेट करना है, उस पे गेन लॉस आएगा, वो P&L में जाएगा, और सेटलमेंट पे जो गेन लॉस आएगा वो भी P&L में जाएगा। और फाइनली फिर सेटलमेंट होने लगी है 31 जुलाई 25। कैश कितना पहुंचेगा? $30,000 मिल रहे हैं अब 268 पे, $8040, और डेटर बस खत्म हो गए।
डेटर्स हमारी बुक्स में कितने थे, नहीं कितने तक पहुंच गए हुए थे? $30,000 275 तक आ चुके हुए थे, क्योंकि आखिरी बार हमारी बुक्स में हमने उनको ईयर एंड पे अपडेट कर लिया हुआ था। 8 2 अच्छा, मैंने इस 12,500 का 60% क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12,500 तो 12,500 रहा ही नहीं था, उसको हम 250 से बढ़ा के 275 तक ले आए हुए थे। तो डेटर्स हमारी बुक्स में जो बाकी रह गए थे वो खत्म हो रहे हैं। तो अब इन बचे कुचे मॉनेटरी आइटम्स की सेटलमेंट पे फिर गेन लॉस आ गया, और अब की बार लॉस आ गया 210 P&L। हाँ जी, बताइए इस सवाल में और कोई परेशानी तकलीफ? मॉनेटरी आइटम है, हर ईयर एंड पे अपडेट करना है, उस पे भी गेन लॉस आएगा, और सेटलमेंट पे अपडेट नहीं करना लेकिन कैश डिफरेंट की वजह से गेन लॉस आएगा। तो ये सारे गेन लॉस P&L। और लिखे सवाल। An investment property was purchased in an investment property was purchased in UK near Evanfields Apartments। नहीं नहीं नहीं, बस मैंने बात यहां से शुरू की है। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड इन यूके ऑन 1 जनवरी 23 फॉर £20,000, 20,000 स्टर्लिंग। ये उल्टा 7, लेकिन अगर पाउंड भी लिख लें तो कोई बात नहीं। पाउंड या स्टर्लिंग भी कहते हैं, पाउंड भी कहते हैं, पाउंड स्टर्लिंग भी कहते हैं। प्रॉपर्टी was measured using fair value model। Property was measured using fair value model। क्या लिखा? अच्छा जी,
In this respect, fair values were determined as follows. डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा. December 23. 31st December 23. 22,000. 22,000. खरीदी कितने की थी? हाँ ठीक है, 22,000. अगला साल 23,000. उससे अगला साल 21,200. अच्छा जी, 3 हो गई. चले फिर लिखे एक्सचेंज रेट्स वर एज फॉलोज. एक्सचेंज रेट्स वर एज फॉलोज. एक लिख लें 1 जनवरी 23 का. 1 जनवरी 23. और बाकी 3 लिख लें 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 25. पहला 1 जनवरी 23 का जिस दिन खरीदी, उसके बाद अगले तीनों ईयर एंड 31 दिसंबर 23, 24, 25. पहला वाला लिख लें 375 रुपीज पर स्टर्लिंग. 375. दूसरा 376. तीसरा 355. तीसरा मैंने 355 बताया. चौथा 370. मुझसे रिक्वायर्ड है ऑल जनरल एंट्रीज. तो फिर तो कॉस्ट मॉडल है ना, फिर अपडेट ना करते. नहीं, लेकिन ये बाकी लोग भी सुने. अगर ये प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे होती तो फिर इस प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट कॉस्ट की बेस पे ही आ रही होती ना. अपडेट तो नहीं करते ना. अपडेट तो तीसरा तब किया था अगर कॉस्ट के अलावा कोई और वैल्यू है. अगर कॉस्ट मॉडल है फिर थोड़ी अपडेशन हो रही होगी. वो तो वैसे मिसाल इंपोर्टेड मशीनरी की दी थी, लेकिन अगर बाहर की ब्रांच में भी कोई एसेट है लेकिन कॉस्ट मॉडल पे है, तो चूंकि कॉस्ट मॉडल पे है तो अपडेशन नहीं है. हाँ जी, 1 जनवरी पे एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट. बड़ी फिगर्स है, मिलियन में कर लीजिएगा. हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट मिलियन में 1000. ठीक है, 1000. मिलियन ज्यादा छोटा हो जाएगा. 1000 जी. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पैसे क्रेडिट 20,000 है. और पहले दिन एंट्री 375 75.
अगर सवाल ही उर्दू का होता तो फेयर वैल्यू मॉडल की कैसे होती है वर्किंग? रिडेम्पशन चार्ज नहीं होती और हर साल के ईयर एंड पे, हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पर अपडेट करते हैं और जो गेन लॉस है वो P&L में जाता है। चलो याद है जी फेयर वैल्यू। लेकिन अब ये उर्दू में है नहीं, अब ये इंग्लिश में है। तो 1 जनवरी 23 को फर्स्ट जनवरी 23 को इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, मतलब जब खरीदी थी 20,000। इस दिन एक्सचेंज रेट कितना था? 375। तो हम फिर इसको जब रुपए में लाए तो दिस इनटू दिस 7,500। अब जब ईयर एंड आएगा तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू पर अपडेट करेंगे 22,000। 376, इसको मल्टीप्लाई करें 822। अब ये जो पाउंड की शक्ल में गेन आ रहा है ये 2000 नजर आ रहा है, और अगर आप इसको देखें तो कितना गेन है? 772। ये तो सारा फेयर वैल्यू गेन ही है। तो ये तो पाउंड है, यहां से बढ़ के वैल्यू यहां पहुंच गई, ये तो वाकई फेयर वैल्यू गेन है। लेकिन जब इसको रुपए में लाके देखेंगे तो ये 772 क्या सिर्फ फेयर वैल्यू बढ़ने की वजह से, फिर एक्सचेंज रेट की वजह से भी हुआ। अगर अलग अलग देखना चाहें तो क्या करें? अच्छा नहीं, कुछ ना करें, रहने दें, कुछ ना करें। बस इतना समझ लें कि ये जो 772 का गेन है ये वैल्यू गेन भी है और एक्सचेंज गेन भी है, दोनों है, दोनों हैं इसके अंदर। क्योंकि ये जो रुपीज 7.5 मिलियन और 8.2 मिलियन का फर्क है ये सिर्फ फेयर वैल्यू बढ़ने की वजह से। ये 375 से मल्टीप्लाई होके बना था, ये 376 से मल्टीप्लाई होके बना है। तो इस डिफरेंस में दोनों गेन शामिल हैं। फेयर वैल्यू गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये कहां रिकॉग्नाइज होता है? P&L में के OCI में? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू गेन P&L में। तो अभी पिछली क्लास के आखिर में बताया था कि अगर एसेट का वैल्यू गेन लॉस P&L में जाता है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अगर चावल भी खाने का दिल कर रहा है और दाल भी खाने का दिल कर रहा है तो थोड़ा सा चावल मुंह में डालें, थोड़ा सा दाल मुंह में डालें, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? दाल चावल खा लें, दाल भी हो जाएगी चावल भी हो जाएंगे। जब दोनों ने मुंह में जाना है तो अलग अलग करने की जरूरत क्या है? तो जब इसने भी P&L में जाना है, इसने भी P&L में जाना है, तो ये वाली जो हम वर्किंग कर रहे हैं इस तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं है। मैंने ठंडी जुगत मारी, ये कह रहे हो?
अच्छा, वैसे आप लोग अगर ये लिख लेते तो अच्छा होता, ताकि आपको ये पता चले कि वैल्यू गेन लॉस अलग अलग नहीं करना है। करना ये है कि हम सवाल करेंगे ही उर्दू में सॉल्व, हम ये दो कॉलम्स ही नहीं बनाएंगे, हम सवाल ही सारा रुपीज में सॉल्व करेंगे। बस उसमें सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ख्याल इस बात का रखना है कि जिस दिन की स्टर्लिंग वैल्यू ले रहे होंगे उस दिन का एक्सचेंज रेट ले रहे होंगे। यानी हमने जब 20,000 की फिगर ली है वो 375 7 और फिर 31 दिसंबर 23 पे फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू पर अपडेट करना होता है। तो अब ये 22,000 स्टर्लिंग किस दिन की वैल्यू है, उस दिन वाला एक्सचेंज रेट 8272। अब ना हमें ये फर्क करने की जरूरत ही नहीं है कि ये एक्सचेंज गेन है या IS40 वाला गेन, क्योंकि दोनों ने P&L में जाना है। तो बस अब हमारी नजर में एक्सचेंज गेन तो है ही नहीं ना, हम तो सवाल ही उर्दू में कर रहे हैं, तो इसलिए ये फेयर वैल्यू गेन ही है, यानी IS40 वाला गेन ही है जी। कोई बात नहीं, अगले साल वो भी मैंने जो वैल्यूज बताई वो ऐसे ही हैं, मैं अगले साल पे बताता हूं आगे। फिर 31 दिसंबर 24, अब फेयर वैल्यू 23,003 8165। अब ये जो हमें यहां पर 107 का लॉस नजर आ रहा है, अगर गहराई में उतरे तो फेयर वैल्यू का गेन हुआ है लेकिन एक्सचेंज का लॉस हो गया है। तो हम अलग अलग तोड़ ही नहीं रहे दाल चावल को, हमारे नजदीक ये फेयर वैल्यू का लॉस ही है। और फिर 31 दिसंबर 25 की फेयर वैल्यू 21,200 into 370 7844। ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि यहां स्टिल गेन आ जाता, यानी ये 370 की बजाय अगर मैं 390 कर दूं तो ये गेन आ जाएगा, फेयर वैल्यू बेशक गिर रही है। तो हमने जब दाल चावल अलग करना ही नहीं है तो हमने इस रुपीज वाली फिगर को देख के ही IS40 लगाना है। IS21 रच बस गया इसके अंदर। फेयर वैल्यू लॉस थोड़ा थोड़ा गलत क्यों है? मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं? हाँ, आप ये कह सकती हैं कि फेयर वैल्यू गेन, इसको कहना सही नहीं है। नहीं, फेयर वैल्यू तो ठीक है ना भाई। अब हमने ईयर एंड पे प्रॉपर्टी को अपडेट करके यहां तक पहुंचाना है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये आ रही होगी, तो ये तो सही है, फेयर वैल्यू तो यही है। मसला सिर्फ ये रह गया कि एक्सचेंज गेन और फेयर वैल्यू गेन को अलग क्यों नहीं कर रहे। तो जब दोनों ने ही P&L में जाना है तो अलग करके क्या हासिल हो जाएगा? अच्छा, ये मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया, ये ऐसे ही है, मतलब ये बाय रूल ऐसा ही है। इकतीस दिसंबर 23, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
P&L credit 772 31 दिसंबर 24 P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। जब करना ही नहीं है तो फिर नहीं, जब करना ही नहीं है तो फिर एक्सचेंज रेट के बढ़ने को इग्नोर करें और 2000 जो गेन हुआ है उसी को 375 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी एक्सचेंज रेट चेंज ना होता तो गेन कितना होता, तो 2000 पाउंड गेन होता, उसको 375 से मल्टीप्लाई करें, इतना जो अमाउंट आएगा वो फेयर वैल्यू गेन है और उसको इसमें से माइनस करके बाकी एक्सचेंज गेन। लेकिन नहीं करना है, करना नहीं है ना। नोटेड। चलें जी, अब बचपन का रिवैल्यूएशन मॉडल याद कराते हैं आपको। सवाल लिखें है जी। नहीं नहीं, छुट्टी छुट्टी ऐसी नहीं। ठीक है, नोटेड। अगला सवाल लिखें। ऑन फर्स्ट जनवरी 23, जी जी क्वेश्चन है। ऑन 1st January 23, a building for branch office in US, a building for branch office in US was purchased for
$50,000, $50,000, $50,000. Useful life, uh, 10 years, 10 साल, 10 years useful life है. Building was carried at a revaluation model. Building was carried at a revaluation model. It revalued as follows. It was revalued as follows. एक रिवैल्यूएशन कर लें 31 दिसंबर 23 पे. 31 दिसंबर 23, 49,500, $49,500. और एक कर लें 2 साल बाद 31 दिसंबर 25, um, 34,300. बस यार मेरा दिल कर रहा था डॉलर गिरा. 34,300, $34,300. Exchange rates were as follows. Exchange rates were as follows. 4 लिख लीजिएगा. 1 जनवरी 23, 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 25 रुपीस पर डॉलर. पहला 280, 270, 290, 340. हमसे मिल मिला के रिक्वायर्ड है सारी जनरल एंट्रीज. क्यों? अब मेरे दिमाग में जंग चल रही है इस बात को लेकर. 1 जनवरी 23 रुपीस मिलियन कर लीजिएगा. अच्छा, अभी जब रिवैल्यूएशन मॉडल है तो वही एसेट का कॉलम और सरप्लस का कॉलम और P&L का कॉलम. तो अभी पिछले सवाल में बताया था कि जब दाल भी और चावल भी दोनों ही खाने हैं तो हम दाल चावल ही करेंगे. यानी हम लोग वर्किंग
उर्दू में ही चलाएंगे, तो हम टेबुलर वर्किंग ही रुपीज में चलाएंगे। एसेट, सरप्लस और P&L। 1 जनवरी 23 कॉस्ट कितनी? $50,000 है इंटू 280 14 31 दिसंबर 23। बल्कि एंट्रीज तो आपसे ही रिक्वायर्ड है, मैंने क्या रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करूंगा क्या? अब मैं 1.4 12.6 अब ये रीवैल्यू होके पहुंचेगा 49,500 इंटू 270 जी 13.37 0.77। अगर आप डॉलर्स की फिगर चेक करेंगे ना तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड है। 50,000 थी, अगर डॉलर में ही रहे तो $5,000 डेप्रिशिएट हो जाती, 45,000 होती, और इसको यहां तक लाने के लिए गेन आता, लेकिन एक्सचेंज रेट नीचे गिर गया तो एक्सचेंज लॉस है। वैसे रिवैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, तो असली में रिवैल्यूएशन का तो गेन है, लेकिन एक्सचेंज के हिसाब से लॉस है। अब चूंकि ये जाना ही ओसीआई में, तो एक्सचेंज गेन लॉस भी ओसीआई में ही जाएगा। ये जो अभी पिछली क्लास में शाख बनाई थी कि जिस आइटम पे हम लोग एक्सचेंज गेन लॉस निकाल रहे हैं, अगर उस आइटम का गेन लॉस ओसीआई में जाता है, जैसे ये रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, पिछला तो फेयर वैल्यू मॉडल था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, उसका गेन लॉस कहां जाता है? P&L। तो एक्सचेंज गेन लॉस ने भी P&L में जाना था। जब दोनों ने P&L में जाना था तो हमने सवाल किया ही रुपीज में। अब भी रिवैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस ओसीआई में जाएगा अगर गेन है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी ओसीआई में जाएगा। चूंकि दोनों ने ओसीआई में ही जाना है तो इसलिए इसमें भी अलग अलग नहीं करना है। डिस्पोजल वाले का रिवैल्यूएशन क्यों करेंगे? बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, तो फिर रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? रीवैल्यू करके बेचेंगे। तो जब हो रहा था रीवैल्यू तो हो रहा था, अब आप कह रही हैं बेच रहे हैं। नहीं, मॉडल स्पेसिफिक है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस की अकाउंटिंग होती है उसमें से कुछ P&L कुछ ओसीआई में जाती है ना, तो एक्सचेंज गेन लॉस भी ऐसे ही जाना है। चूंकि दोनों ने सेम जगह ही जाना है इसलिए हम सवाल सॉल्व ही सिरे से रुपीज में करेंगे। हैं जी? नहीं तो ये आ गया यहां पर, डेप्रिसिएशन। अब रह गए हैं 9 साल बाकी, 1.49 और ये डिवाइड बाय 9.0। तो अब ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाली ही वर्किंग चल रही है, बस रुपीज में चल रही है। कितना रह गया?
11.8868। फिर उसके बाद अगली रिवैल्यूएशन 25 में हुई है। चूंकि रिवैल्यूएशन 24 में नहीं हुई तो हमने इस 290 का कुछ भी नहीं करना। हमने एक्सचेंज रेट लेना ही उस दिन का है जिस दिन वैल्यूएशन हो रही है, तो 290 का कुछ भी नहीं करना। 31 दिसंबर 25 फिर से डेप्शन चार्ज हो जाएगी 1.49.09 10 पॉइंट। अब हो रही है रिवैल्यूएशन। और रीवैल्यू होके पहुंचेगा 34300 जी 11 पॉइंट कितना 1.27 1 पॉइंट अच्छा, मैंने अब जो डॉलर की वैल्यू डाली थी ना, मैंने तो अपने पास की हुई कैलकुलेशन, अगर सिर्फ डॉलर में ही सवाल रहता तो सरप्लस खत्म होके पीएनएल में जाने वाला था। ये जो मैंने डॉलर फिगर्स बनाई है ना, अगर डॉलर से ही सवाल सॉल्व हो रहा होता तो ये सरप्लस खत्म होके पीएनएल में चले जाना था। लेकिन अब टेबल में पीएनएल में आ ही नहीं रहा, तो ये ओसीआई में पीएनएल कहां जाएगा? इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। बेशक असल में डॉलर में हो रहा है पीएनएल इन्वॉल्व। अगर डॉलर में ही चले ना तो ये करते करते यहां पर कोई 700 का पीएनएल बनता है, बनेगा $700 का, लेकिन इस वर्किंग में तो पीएनएल में ही नहीं आ रहा। तो ये रूल है, ये मैंने कोई शॉर्टकट नहीं निकाला, ये ऐसे ही आईएएस में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। जो मैंने आपसे बात की है ना, ये आईएएस में लिखा हुआ है कि जब आप वर्किंग ही सारी उर्दू में कर रहे होंगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि डॉलर्स में हो सकता है लॉस हो, लेकिन रुपीस में स्टिल गेन नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, जान दो, ऐसे ही करना। क्यों? क्योंकि जब एक्सचेंज गेन लॉस और वैल्यू गेन लॉस ने इकट्ठे ही चलना फिरना था तो अलग अलग करने की जरूरत क्या है? तो वो जो दो शाखें बनाई थी, उन शाखों के नीचे अपने अल्फाज में लिख लें एक बात। क्या लिखेंगे? लिखें अपने अल्फाज में कुछ, क्या लिखना होगा? हाँ जी, लिखने वाली बात यह है, सुन लें पहले, कि ये एज अ रूल तो याद कर लें कि एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाना है? जहां वैल्यू का गेन लॉस जाना है। अगर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में जाना तो एक्सचेंज गेन लॉस भी पीएनएल में जाएगा, और अगर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में जाएगा तो एक्सचेंज गेन लॉस भी। तो इससे बजाहिर यह लग रहा है कि एक्सचेंज गेन लॉस की भी अकाउंटिंग हो रही होगी और वैल्यू गेन लॉस की भी हो रही होगी। ये रूल की हद तक तो ऐसे याद रख लें। अब इसमें एग्जाम नोट ये बनता है कि ये रूल तो है लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, खुद ब खुद हो रहा होगा अगर हम सारी वर्किंग्स रुपीस में सॉल्व कर रहे होंगे। ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। दोबारा, अगर हम ये वैल्यूएशन मॉडल की जो भी वर्किंग है, अगर हम सिरे से कर ही रुपीस में रहे होंगे तो ये वाला रूल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा होगा, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझ आई ना? शुरू से बताता हूं। ये जो पिछली क्लास में दो शाखें बनाई थी कि एक्सचेंज गेन लॉस वहीं चार्ज होगा जहां उस आइटम का वैल्यू गेन लॉस हो रहा है। अगर वैल्यू गेन लॉस यानी रिवैल्यूएशन गेन लॉस या फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में जाना था तो एक्सचेंज गेन लॉस भी पीएनएल में। अगर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में जाना था तो एक्सचेंज गेन लॉस भी। इससे यह लग रहा है
कि शायद हमने वैल्यू गेन लॉस भी अलग निकालना होगा और एक्सचेंज गेन लॉस अलग निकाल के उसकी भी अकाउंटिंग करनी होगी। इस दरख्त से तो ऐसा ही लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो एग्जाम नोट ये लिखना है कि ये रूल की हद तक तो ऐसे ही याद रखें, न्यूमेरिकल सवालों में ये रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा होगा, खुद ब खुद अप्लाई हो रहा होगा जब हम रेलेवेंट वर्किंग रुपीज में ही कर रहे होंगे। ये जो इन दो सवालों में करके दिखाया है, इसमें कहीं अलग से एक्सचेंज गेन निकालना पड़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया रूल्स के ऊपर अप्लाई। तो एंट्रीज तो आप कर ही लें। तो मल्टीप्लाई बाय 300 की वजह मल्टीप्लाई बाय 0.3 हो रहा होता, उसमें क्या है? आ सकता है भाई, सरप्लस तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से आना है ना। अब चाहे ये जैसे ईरानी करेंसी बहुत छोटी करेंसी होती है, तो अब वो 1500 मिलियन ईरानी फलाना इनटू 0.15, तो सरप्लस का गेन लॉस तो इसके इन दोनों वैल्यूज से कंपेयर करके होना है। उसका इससे क्या ताल्लुक है कि स्ट्रॉन्ग करेंसी है अगर वीक करेंसी है? नोट लिखने को कहा था इस सवाल की एंटीज। अच्छा जी, अब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सभी बैठे हैं फिक्र में। ऐसे तो होंगे नहीं जिनको घर वाले आने नहीं दे रहे, तो कहीं तो वक्त गुजारना है, तो बैठे तो पढ़ने ही। अच्छा पूछ, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा, सीरियसली आपसे पूछूंगा। मेरे जहन में ना 3 हल चल रहे हैं। क्या हुआ है? अच्छा इधर आप ये बंद करना है जरा, बड़े बात कर रहे हैं, रोकना जरा, इसको रोकिएगा जरा। अच्छा ये रिकॉर्डिंग वालों को लगेगा क्लास कटी हुई है, नहीं वो ब्रेक में बोर्ड मिटाया है, वहीं से कंटिन्यूड है। सवाल लिखें। अच्छा डेटर का भी सवाल हो गया है? नहीं वही है, 3 जाऊंगा, फिक्र ना करें। पीपी भी हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल भी हो गया। उसमें क्या करना है, IFRS 9 पे चलते हैं अब। ऑन 1 अगस्त 2024 ऑन 1 अगस्त 2024 3,000 shares of
a company were purchased at a price of $3 each. $3 each. अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है. फेयर वैल्यू पर शेयर and exchange rates were as follows. फर्स्ट अगस्त को कितने का? All entries if investment is classified as FVTPL, FVTOCI. अब ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, इसको फेयर वैल्यू पर अपडेट करना होता है बस. इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड होगी? $3.270 810,000 या सिर्फ 810? अच्छा वो 3,000 शेयर है. नहीं रुपीज ही कर ले. 2430,000. उसके बाद 31 दिसंबर 24 पे फेयर वैल्यू पर अपडेट करेंगे. 3,000 शेयर्स हैं. 4.6 पे अपडेट 280 3864,000. तो ये 31 दिसंबर 24 का गेन आ गया 1434,000. $3,480,000. लॉस आ गया 384. तो चाहे पीपी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, जब भी हमने किसी वैल्यू पर अपडेट करना है तो बस सवाल ही शुरू से वर्किंग उर्दू में चलानी है बस. तो एक्सचेंज गेन लॉस का रोल ही नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली कवर्ड होगा. फर्स्ट अगस्त 24 इन्वेस्टमेंट डेबिट, पैसे क्रेडिट 1000 में कर ले चले. 2430.
31 दिसंबर 24 इन्वेस्टमेंट डेबिट 1434 और अगर ए हो तो P&L क्रेडिट और अगर बी हो तो फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। सवाल करने का तरीका यही है कि जहां भी फेयर वैल्यूज निकालनी है, चाहे वो जिस भी आईएएस का सवाल है, अभी ब्रेक से पहले आईएएस 16 रिवैल्यूएशन का सवाल था, उसमें आईएएस 21 मिक्स हो गया तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा जब रुपीज में वर्किंग करेंगे। बस ख्याल इस बात का रखना है कि जिस दिन की वैल्यू उस दिन का एक्सचेंज रेट। अब ये IFRS 9 है, IFRS 9 ही की तरह कर रहे हैं। IAS 21 ऑटोमेटिकली कवर हो गया जब हमने वैल्यू और एक्सचेंज रेट सेम दिन का लिया। अब ये सवाल सारा चल ही रुपीज में रहा है, इसी के अंदर कवर्ड है सब एक्सचेंज गेन लॉस। और इसी तरह से अगर रिक्वायरमेंट ए हो तो P&L और रिक्वायरमेंट बी हो तो फेयर वैल्यू रिजर्व और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 384। ऐसे नहीं, इसका सेपरेट सवाल जो है वो अभी मैंने इसके बाद से बात जो कराना है वो आया हुआ है। अदरवाइज IAS 12 में एडजस्टमेंट आ जाएगी या फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आ जाएगी, कुछ ऐसे ही होगा। है क्या हो गया? करूंगा फाइनल अकाउंट पे करूंगा बात। है अरे करूंगा, जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा करूंगा बात। हाँ हाँ, सबसे आखिर में कराऊंगा। इन्वेस्टमेंट एंड डिवेंचर्स वाला भी सवाल मिक्स कर लेते हैं।
ये एंट्रीज आपको भूल भाल गई होंगी, इसलिए मैं खुद ही लिख रहा हूँ अच्छे बच्चों की तरह। बस एक ही है, डेबिट क्रेडिट है बस।
एमोरटाइज कॉस्ट का एक टेबुलर वर्किंग लीज जैसी डेट अंग्रेजी अमाउंट क्या तो मैंने फेयर वैल्यू कहाँ लिखी? फेयर वैल्यू तो कहीं नहीं लिखी मैंने, एक्सचेंज रेट लिखे हैं। अच्छा ये एमोर्टाइज कॉस्ट वाली वर्किंग है जैसे बनाते रहे हफ्ता पहले, उसके आगे ना 2 कॉलम मैंने और बनाने। फर्स्ट जनवरी 24 इनिशियल मेजरमेंट, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो मैंने बताई नहीं, तो बस जितने का खरीदा वही होगा 5170। नहीं हौसला जी, मैं यहां ना 2 कॉलम में भी बनाऊंगा बाद में। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल डॉलर में ही बनेगा, नहीं एमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल डॉलर में भी बनेगा। ये जैसे एमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बनाते थे वही कर रहा हूं मैं। 31 दिसंबर 24 इंटरेस्ट इफेक्टिव वाला, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4.2%, 21.14। 31 दिसंबर 24 कैश फ्लो, कूपन फेस वैल्यू पे लगेगा, 5% कूपन है, फेस वैल्यू 5000 250। अच्छा अब इसके नीचे क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, एक लाइन छोड़ दे, अब निकालें क्लोजिंग बैलेंस 5137। जितने टॉपिक पढ़े हैं लीजेस के साथ मिक्स होके वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ये लेवल 1 टॉपिक है, तो लीजेस पे तो नहीं होना चाहिए मिक्स। बाकी जो जो पढ़ा है सब IS 21 मिक्स करके करा रहा हूं। IS 16 भी हो गया सवाल, IFRS 15 का भी एक छोटा सा सवाल करा दिया, IFRS 9 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी हो गया, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स करा रहा हूँ IS 40। तो अगर कॉस्ट मॉडल वाला एसेट है तो एक्सचेंज रेट पहले दिन वाला है बस, उसके बाद नहीं है। और अगर कोई और किसी भी तरह की वैल्यूएशन है तो हम लोग सवाल सारा करेंगे उर्दू में सॉल्व, बस सिर्फ जो वैल्यू निकाल रहे होंगे उस पे कौन सा एक्सचेंज रेट उस दिन वाला बस। तो जिस भी टॉपिक का सवाल है वैसे ही सॉल्व हो रहा है, बस जो वैल्यू डॉलर में गिवन होती थी उस पे वैल्यूएशन डेट का रेट लग रहा है बस, बाकी उस टॉपिक के सवाल जैसा सॉल्व हो रहा है। अब मैंने ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का सवाल लिया, आगे 31 दिसंबर 25 इफेक्टिव रेट 215। 31 दिसंबर 25 कैश फ्लो 250 और एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग 0 2.9। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर मिक्स हुआ IS 21 से तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल जैसे बनाते हैं वो डॉलर में भी बनेगा।
अब लाते हैं उसको उर्दू में, क्योंकि एंट्रीज हमने रुपीज में करनी है, तो फिर इन्हीं फिगर्स को रुपीज में लाने के लिए एक्सचेंज रेट लगेगा। इनिशियल मेजरमेंट के लिए 1 जनवरी वाला रेट 270, कैश फ्लो के लिए, कैश फ्लो जिस दिन कैश फ्लो हो रहा है 31 दिसंबर 280, ये मैंने इन 3 रेट्स पे एतराज बताए। पहली एंट्री जिस दिन की करनी थी तो उस दिन वाला रेट ही लगना था, ये तो हो गई इनिशियल रिकग्निशन। उसके बाद कैश फ्लो, ये तो जिस दिन कैश आ रहा है उस दिन वाला ही रेट है, तो मैंने कैश वाले दिन का रेट लिया। इंटरेस्ट इनकम जो कि डॉलर्स में ही कैलकुलेटेड है, अब ये इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर होती है, तो इस पे एक्सचेंज रेट कौन सा लगेगा? अलग से गिवन होना चाहिए था 2024 का एवरेज रेट, 2025 का एवरेज रेट नहीं गिवन, तो नहीं, खुद ना एवरेज करें, तो एंड वाला रेट ही ले ले। तो 270 भी तो 1 जनवरी का है। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, ये थोड़ी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 270 रहा और 31 दिसंबर पे अचानक 280 है, ऐसा नहीं है। वो 1 जनवरी का 31 दिसंबर का है, अब दरमियान में 274 हुआ कि 286 हुआ कि 290 हुआ कि 250 हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स मॉनेटरी है, तो मॉनेटरी आइटम के लिए IAS 21 का रूल क्या है? हर ईयर एंड पे अपडेट करना होता है, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है 280, ये क्लोजिंग बैलेंस है 290। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स मॉनेटरी एसेट है, इसलिए हर ईयर एंड पे ईयर एंड वाला रेट अपडेट होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके रुपीज में ले आए, पॉइंट्स में ना बताना बस, ठीक है, थाउजेंड में। 1395, ये थाउजेंड्स में, अच्छा चलें ठीक है, रुपीज, ठीक है भाई रुपीज हो, कोई बात नहीं। 60 बस पॉइंट्स में ना जाए, मेरा 1000 में क्या रहा था, पॉइंट्स में रहने दो। 70,000 13 क्या कर रहे हैं? 1438 3 क्या किया ये, इसको मल्टीप्लाई किया ना, हाँ 1438 6257 0 72 1 ओह क्या करे जा रहा है यार, 1479841 लाइन छोड़िए बीच में। अब ये काला वाला कॉलम, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ रहा है, चेक करें, आना बनता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये तो है, लेकिन इनको जब रुपीस किया है तो एक्सचेंज रेट फर्क है, तो डिफरेंट होना बनता है।
तो अब आप दिस प्लस दिस माइनस दिस, इनके दरमियान बैलेंसिंग फिगर निकालें। फाइव वन सेवन जी डबल दी प्लस माइनस ठीक है प्लस, ये एक्सचेंज गेन है, ये 31 दिसंबर 24 का एक्सचेंज गेन है। ऐसे ही 25 में भी दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये नहीं आ रहा। 51372 पॉजिटिव, ये 25 का एक्सचेंज गेन है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स के साथ ये मिक्स हो गया, वैसे तो आज तक सीफेप में भी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कैफ में बिल्कुल हो सकता है। तो पहले नॉर्मल अमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल डॉलर में बनेगा, लेकिन एक एक लाइन छोड़ के, फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट्स, इनके लिए आपको मैं लेबलिंग कर देता हूं ताकि आप याद कर सकें। इस पे कोई लेबल लगाने की जरूरत है? ये क्या है? ये तो पहले दिन वाला ही है ना, इंटरेस्ट इनकम, बल्कि मैं नीचे अलग से लिख देता हूं, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर क्या याद रख लें? एवरेज फॉर द ईयर, if not available then closing rate या year end rate कह लें। कैश फ्लो पे नहीं नहीं, जो कैश फ्लो डेट वाला रेट है, और क्लोजिंग बैलेंस पे क्लोजिंग रेट। अल्लाह ना करे, शुभ शुभ हो गया तो छोड़ देना फिर सवाल पे। ये लाल ब्रैकेट मैंने सिर्फ इंटरेस्ट इनकम के साथ लिखा है। मॉनेटरी आइटम है, एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाएगा? पी एंड एल में, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट। चलें IS 21 की लास्ट चीज,
ये IS-21 में नहीं है, ये एक स्पेशल इफ्रिक था, लेकिन ICAP ने इसको भी IS-21 का हिस्सा समझा ही हुआ है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। कहा मॉनेटरी आइटम है ना, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स मॉनेटरी आइटम है, तो मॉनेटरी आइटम का एक्सचेंज गेन लॉस P&L में जाता है। कोई बात कोई बात। बस ये IS-21 की लास्ट चीज है, इसके बस 2-4 सवाल करने हैं, ज्यादा नहीं है। नहीं, 2 सवाल बस, 2 सवाल। एक एडवांस टू सप्लायर और एक एडवांस टू फ्रॉम कस्टमर। वो नोट कर लिया? हाँ, तो बस तो मसले हल हो गए। दो सवालों से सिखा रहा हूं, और वैसे तो सॉल्यूशन से ही समझ आ जाएगा, लेकिन एक बार आप सॉल्यूशन देख के फिर अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ लिख लीजिएगा। तो एक पास्ट पेपर का ही सवाल उठा लेते हैं, खोलें किताब। ऑटम 19 देखें।
कॉपर लिमिटेड, बल्कि रहने दे, अपना ही कराता हूँ, ताकि जिसने और प्रैक्टिस करनी हो तो वो हस्ब तौफीक करता रहे। हैं? नहीं नहीं, अपना ही कराता। चले दोनों करा दूंगा, ऐसी क्या बात। लिखे सवाल, लिखे। नहीं नहीं, छोड़ दे, मैंने कहा अपना करा देता। वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। छोड़, गंदा सवाल छोड़, गंदा, अच्छा वाला कराना। किसके नीचे? ये जो हेडिंग है ना, इसका जो हल करना है, मैं आपको कह रहा हूं, वो हल मैं आपको 2 सवालों से सिखा रहा हूं, तो उन सॉल्यूशंस में से ही आपको हल नजर आ जाएगा। फिर भी अगर एंड पे कुछ अपने अल्फाज लिखने हो तो फिर मैं दोहरा दूंगा अल्फाज। ऑन फर्स्ट ऑन 1 मार्च 2025, ऑन 1 मार्च 2025, परचेज ऑर्डर was issued, purchase order was issued for import of a machine, for import of a machine for $40,000, $40,000. Machine was delivered on 31st March 25. Machine was delivered on 31st March 25. Following payment terms were agreed. Following payment terms were agreed. अब ये फॉलोइंग पेमेंट टर्म्स हैं, 25% एडवांस, along with purchase order, 50% at the time of delivery, और बाकी क्या रह गया, 25% आफ्टर डिलीवरी। कब हुई है? 31 मार्च, आफ्टर 4 months ऑफ डिलीवरी। मशीन की यूजफुल लाइफ चलें 10 साल। मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2025, 30th जून 2025। मुझसे रिक्वायर्ड
क्या जी? नहीं, जिसने जाना है चला जाए। तो मैं भी तो आया हूं ना यार, मैं पढ़ा हूं तो क्या, ये क्या बात है? आप लोग तो बैठे हुए, मैं तो खड़ा हूं। सवाल लिख लिया? फर्स्ट मार्च क्योंकि एडवांस पेमेंट हो रही है, परचेज ऑर्डर की एंट्री नहीं कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट की कर रहे हैं। एडवांस टू सप्लायर डेबिट, पैसे क्रेडिट। कितने की मशीन है? 25% एडवांस हो गया, $10,000। मैंने एक्सचेंज रेट नहीं बताया यार, आपने पूछे भी नहीं, एक्सचेंज रेट लिखे। मतलब IS-21 का सवाल कर रहे हैं, आपने एक्सचेंज रेट्स भी नहीं पूछे। फर्स्ट मार्च का, 31 मार्च का और 30 जून का। फर्स्ट मार्च, 31 मार्च और 30 जून। नहीं आखिरी नहीं, मैंने तो पूछा ही 30 जून तक का है ना। फर्स्ट मार्च पे रुपीस पर डॉलर 300 रुपए चले, 300। 31 मार्च पे 290, 30 जून पे 320, 320 जी, 300 नहीं, खैर रुपीस। इस एंट्री पे कोई एतराज तकलीफ किसी को? इसके बाद 31 मार्च 25 मशीन डेबिट। अच्छा, अब जो इधर उधर भी निकले हुए ना, वो भी ध्यान से ये वाली बात सुन लें। 31 मार्च की फिगर सुन लें ध्यान से। पिछली क्लास में जो पहली एंट्री की थी, इनिशियल रिकग्निशन जब बताया था, तो मशीन कितने से डेबिट? यानी $40,000 इंटू 290। अच्छा, आप जो साथ साथ नोट कर रहे हैं, ये वाली फिगर काली वाली मत लिखिएगा अभी। कितनी है? 1116000000। ये 11,600 अभी आप मत लिखिएगा। और एंट्री पूरी करें। क्या करूं और? जो एडवांस दिया था वो एडजस्ट हो जाएगा ना, तो एडवांस टू सप्लायर 3 मिलियन। कैश भी जा रहा है $50,000 का, नहीं सॉरी 50%, यानी $10,000। अब कैश जिस दिन जा रहा है 290, 58000000, और अभी पैसे पूरे नहीं दिए तो पेएबल। और पेएबल भी अभी इनिशियली रिकॉर्ड हो रहा है। कितना पेएबल रिकॉर्ड हो रहा है? $10,000। ये 10 ना, ये वाला 10, ये वाला 10 नहीं, ये वाला 10 जी। 290। यार कितनी हिम्मत है यार, सुबह से आपकी शक्लें नजर आ रही है मुझे।
है? देख देख के यार पैसे मिलते ना। हाँ जी 2900 डबल एंट्री टैली हो रही है। नहीं हो रही ना टैली, तो फिर क्या करें? हैं? अच्छा डिफरेंस क्यों आ रहा है? एडवांस 300 पे रिकॉर्डेड है तो एक्सचेंज डिफरेंस आ गया ना, तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस, गेन लॉस ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? यानी इधर चाहिए ना, तो कितना? 1 लाख। ये हो गया एक्सचेंज गेन लॉस, ये ना लिखिएगा अभी, एक्सचेंज लॉस आ गया। डबल एंट्री की हद तक तो हाँ ये सही है, लेकिन ये एक्सचेंज लॉस किस आइटम पर आया है? नहीं एक्सचेंज रेट पे तो आया है। मशीन पे आया है कि पेबल पे आया है कि एडवांस पे आया है? एडवांस पे आया। क्या एडवांस टू सप्लायर मॉनेटरी आइटम है? एडवांस टू सप्लायर नहीं है, तो फिर उसकी सेटलमेंट पे एक्सचेंज गेन लॉस कैसे आ सकता? तो इसलिए फिर ये 1 लाख लिखना गलत है। तो 20 टैली नहीं होगी। तो फिर अब ये ना एक स्पेशल सिनेरियो ही समझ लें, क्योंकि IS 21 तो वही है जो पढ़ा है, ये एक इफ्रिक 22 है, ये इस स्पेशल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही बनाया गया है। अगर एडवांस आ गया तो ये वाला रूल बदल जाएगा, मशीन वाला। क्या था मशीन वाला रूल? कि जिस दिन रिकॉर्ड होनी बनती है उस दिन का एक्सचेंज रेट। अब इसको हम तोड़ देंगे, रूल ये बन जाएगा कि जिस दिन मशीन डेबिट होनी चाहिए थी उस दिन वाला रेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर एडवांस इन्वॉल्व है तो एडवांस वाले पोर्शन पे एडवांस वाला रेट, तो $10,000 पे 300 और बाकी $30,000 पे 290। जी ये कि किसी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में अगर एडवांस इन्वॉल्व हो जाए तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की इनिशियल मेजरमेंट क्या सीखी थी? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इनिशियल रिकग्निशन, जिस दिन रिकॉर्ड करना बनता है उस दिन वाला रेट। लेकिन अगर जिस आइटम को रिकॉर्ड करना है उसका एडवांस इन्वॉल्व हो गया तो फिर उस आइटम की इनिशियल रिकग्निशन 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, एडवांस पे एडवांस वाले दिन का रेट, बाकी पे ट्रांजैक्शन डेट रेट। अब ये एंट्री सही है। और अब ईयर एंड पे 2 काम होंगे, एक तो मशीन डेप्रिशिएट होगी। वो जो मैंने पास पेपर का सवाल उठाया था उसमें ये डेप्शन नहीं थी तो मैंने इसलिए फिर खुद ही बना लिया। मशीन हो गई 11.7 मिलियन की डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12, 292500। और ईयर एंड पे एक और काम होगा, चूंकि पेएबल मॉनेटरी आइटम है, पेएबल मॉनेटरी आइटम है तो इसको अपडेट करेंगे। पेएबल को 290 से 320 पे अपडेट करेंगे। पेएबल बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो पेएबल हो जाएगा क्रेडिट और हमारी तकलीफ हो जाएगी P&L डेबिट। $10,000 320 पे पहुंचा दिया 290 से 300,000।
कि अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की जो इनिशियल रिकग्निशन थी, उसका रूल था जो पिछली क्लास में पढ़ लिया कि ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट। अब ये उसका स्पेशल केस है कि उस ट्रांजैक्शन की अगर एडवांस पेमेंट आ जाए तो फिर जब एडवांस पेमेंट आ गई तो अब जिस दिन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो उसके एडवांस पोर्शन पे वही एडवांस वाला रेट, बाकी के ऊपर ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट। और अगर आप ये बात लिखने लगे हैं तो आपके लिए फायदा है अगर आप इंटू 290 लिख के हैं जी। हाँ जी, ओके। दूसरा सवाल टाइम बचाते हैं और यही फिगर्स यूज कर लेते हैं। अब आप सवाल पूरा नोट करना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं नहीं सुन तो लें। अगर पूरा सवाल किसी ने लिखना है तो लिख ले, अगर स्मार्टली लिखना है तो अब हम गुड्स बेच रहे हैं, बाकी सब सेम है। फर्स्ट मार्च को कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है, 31 मार्च को हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं और कस्टमर के साथ पेमेंट टर्म्स क्या तय हुई, 25% परचेज ऑर्डर के टाइम, 50% डिलीवरी के टाइम, 25% 31 जुलाई को। वही एक्सचेंज रेट्स वही ये रहे, वैल्यूज भी वही हैं, बस अब हम मशीन खरीदने की बजाय गुड्स बेच रहे हैं। वैल्यूज भी वही हैं, डेट्स भी वही हैं, बस मशीन की जगह गुड्स आ गई और जाहिर है फिर यूजफुल लाइफ नहीं है। हाँ जी, मशीन खरीद रहे थे, गुड्स बेच रहे हैं, सेम वैल्यू सेम डेट्स, मशीन खरीदने की जगह गुड्स बेचना आ गया और यूजफुल लाइफ वाली लाइन निकल गई। तो 1 मार्च 25, हाँ जी 1 मार्च 25 कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कह सकते हैं और रेवेन्यू चूंकि पड़ा है अभी तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। यही जो सामने लिखा है इसी कर रहे ना यार, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी ठीक है। $3 मिलियन, इकतीस मार्च को पैसे मिल रहे हैं 58, रिसीवेबल बन रहा है
1900 और वो जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी थी वो खत्म हो रही। सेल्स की इनिशियल रिकग्निशन पिछली क्लास तक था $40,000 इंटू 290, लेकिन अब चूंकि एडवांस इन्वॉल्व हो गया तो 10,000 पे वही एडवांस वाला रेट और बाकी 30,000 पे 290 डबल। और रिसीवेबल मॉनेटरी है तो 30 जून पर अपडेट करेंगे। डॉलर बढ़ गया तो हमें फायदा होगा। रिसीवेबल डेबिट P&L क्रेडिट 3 लाख। क्या क्या क्या? अगर सारा ही एडवांस है, सारा ही अगर एडवांस है तो बस फिर वो एडवांस वाली अमाउंट ही सेल्स बन जाएगी, फिर सेल्स का नया रेट कोई होगा ही नहीं। देखें अगर सारा का सारा एडवांस है तो फिर तो सेल्स के ऊपर कोई नया रेट ही नहीं लगाना ना। अच्छा, ओवर टाइम तो जितने पैसे मिल गए थे वो मिल गए थे। अब उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि वो एडजस्ट कितने के अगेंस्ट हो रहे हैं, यानी कितना एडवांस एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, जो आप मिसाल पूछ रही है ना उसमें एक काम ये करना कि 4-5 दफा एडजस्ट करना, फिर देखना एडवांस कितना एडजस्ट हो रहा है, फिर उसके हिसाब से वैल्यूज बना के पूछना। वैसे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन वैल्यूज बना के पूछना। सारा एडवांस पहले में से थोड़ी एडजस्ट होगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्टर के बिलों में से होता था। इसके पास पेपर का सेपरेट सवाल वो एक ही है जो कराने लगा था, बाकी फिर ये मिक्स कर लें। हम चलते हैं, बाकी आप कर लें। चले खोलें सवाल। अच्छा, एक नहीं एक मैं आपको भी ज़बानी बताता हूं। एक IAS 37 वाले चैप्टर में है, IAS 37 वाले में ज़बानी सुन लें। नहीं जितने में पढ़ना है आप ज़बानी सुन लें। ऑटम 22 है IAS 37 में। IAS 37 में इसलिए डाला होगा क्योंकि एक पार्ट उसका IAS 21 का था और एक पार्ट IAS 37 का था। हाँ जी, यही वाला कौन मोटर्स, ये मैंने 2 कराया था, 1 नहीं कराया। पेज 680 पे उसमें थ्योरेटिकल सवाल है। एक तो न्यूमेरिकल है जो कि इससे पहले कराने लगा था, वो ऑटम 19 करना हो तो कर लेना, एडवांस वाला है। और एक ऑटम 22 में आया था, ज़बानी बताता हूं। ऑटम 22 IAS 37 वाले चैप्टर में आ रहा है, कौन मोटर्स लिमिटेड। उसमें एक फॉरेन क्रेडिटर आ रहे हैं, फॉरेन क्रेडिटर, और एक एडवांस टू सप्लायर आ रहा है। एक हमने कोई ट्रांजैक्शन उधार पे की हुई है, उसमें डॉलर के पेबल आ रहे हैं, और एक और ट्रांजैक्शन में हमने डॉलर एडवांस दिया हुआ। तो एसेट्स में एडवांस टू सप्लायर आ रहा है, थ्योरेटिकल सवाल है, और लायबिलिटीज में पेबल आ रहा है। मैनेजमेंट को लग रहा है कि एक एसेट है एक लायबिलिटी है, अगर एक्सचेंज रेट खराब हो भी गया यानी बढ़ गया तो एसेट पे हमें फायदा हो जाएगा,
लायबिलिटी में नुकसान हो जाएगा, तो इसकी अकाउंटिंग रहने देते हैं। एडवांस टू सप्लायर एसेट आ रहा है, वो भी डॉलर्स में, और एक पेएबल डॉलर्स में आ रहा है लायबिलिटीज में। तो मैनेजमेंट सोच रही है कि अगर डॉलर महंगा हो भी गया है तो एक एसेट है एक लायबिलिटी है, दोनों ने अपडेट तो हो ही जाना था। हाँ, तो उसका जवाब यही है कि एडवांस ने अपडेट नहीं होना था क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, और पेएबल ने अपडेट होना था क्योंकि वो मॉनेटरी है। तो ये इतनी सी बात। और बाकी एक वही डबल एंट्री का जो ऑटम 19 था, उसके अलावा ये IAS 12 के अंदर थोड़ा मिक्स हो सकता है, वो फिर जब 12 करेंगे तो अब इसमें ये जो मैंने आपको 6-7 सवाल करा दिए बहुत हैं, फिर भी किसी को बहुत जोर से दिल कर रहा हो सवाल करने का तो चाहे वो ICAP की बुक में सवाल है वो कर ले। मैंने आपको पास्ट पेपर का सवाल बता दिया, इस खुद बना के कराएं, इसमें है ही नहीं कोई पास्ट पेपर के उस तरह से। ये बहुत हैं जो 6-7 सवाल कराए हैं, बहुत हैं, वाकई बहुत हैं। अगर और करने का दिल करे, पैक की बुक से जो 4-5 हैं वो करने हो कर लेना, ICAP की बुक में है करने हो तो कर लेना है। ओ MCQs कराता हूं, हाँ MCQ नहीं कल कुल नहीं कर लेंगे, हो गए MCQs, हो गए ना भाई, हो गए MCQs। हाँ अभी तो किए थे, हो गए MCQs। नहीं MCQs हो गए MCQs। देखें न्यूमेरिकल वाले तो हम वैसे ही नहीं करते, तो इसमें सारे हैं ही न्यूमेरिकल वाले। और जो कुछ थ्योरेटिकल पूछे हुए उनमें से एक MCQ पूछा हुआ है, फॉलोइंग में से कौन सी मॉनेटरी आइटम, फिर फंक्शनल करेंसी पहचानने के फॉलोइंग में से कौन से प्राइमरी फैक्टर्स हैं, कौन से सेकेंडरी हैं, भाई यही MCQs होते हैं। तो IAS 21 डन। और ये छोटा सा देखें लेक्चर थे 2, सिर्फ 2 लेक्चर्स की मार थी। ठीक है जी, IAS 21 डन।